इस वीडियो में आप जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, पाठ का नाम है लहासा की ओर। नाम थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा, लहासा की ओर, और इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। पहले आप ये समझ लें कि लहासा क्या है, लहासा किसका नाम है। लहासा तिब्बत जब एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, स्वायत्त देश हुआ करता था, उस वक्त लहासा वहाँ की राजधानी हुआ करती थी। एक शब्दों में ये देख लें कि यह यात्रा वृत्तांत जो राहुल सांकृत्यायन की कलम से आपके सामने है, लिखा गया है। 1938 में राहुल सांकृत्यायन ने लहासा की यात्रा की थी, मतलब तिब्बत की राजधानी की यात्रा की थी। उस वक्त लहासा तिब्बत की राजधानी हुआ करती थी। और आज जो तिब्बत है वो चीनी गणतंत्र का एक प्रांत है। आज तिब्बत चीन में मिल चुका है, मिलाया जा चुका है। लेकिन जब राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा की थी 1938 में, तब वो एक स्वायत्त देश हुआ करता था तिब्बत, जिसकी राजधानी लहासा थी। सबसे पहले हम इसके जो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले। राहुल सांकृत्यायन का जो मूल नाम था वो केदार पांडे हुआ करता था। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में एक जिला है, जगह है। वहाँ 1893 में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा भी काशी, आगरा, लाहौर, मतलब जब विभाजन नहीं हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस वक्त इनकी शिक्षा दीक्षा काशी, आगरा, लाहौर आदि जगहों पर हुई। 1930 में 1893 का जन्म है और 1930 में वो लंका जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किए, बौद्ध धर्म को स्वीकार किए, और तब उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। अच्छे विद्वान हुआ करते थे। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, संस्कृत आदि तमाम भाषाओं पर इनकी पकड़ थी। और 1963 में इनका देहांत हुआ। कुछ लोग इन्हें महापंडित की उपाधि भी देते हैं, राहुल सांकृत्यायन को, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने लगभग उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध ये तमाम साहित्य में जो चीज़ों पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। यहाँ तक कि बोलगा से गंगा इनकी एक बहुत पॉपुलर पुस्तक हुई, प्रसिद्ध पुस्तक हुई, जिसमें पढ़ने पर ऐसा महसूस होता है कि हाँ, इस कहानी या कथानक के आसपास में कहीं रचनाकार जो है सो मौजूद है। भाषा इनकी सरल है और रोचकता इनके लेखन का विशेष गुण है। इसी से इनका कोई भी यात्रा वृत्त, कहानी, उपन्यास काफी पॉपुलर हो जाता है, लोकप्रिय हो जाता है। और महापंडित राहुल सांकृत्यायन अपनी विद्वता के लिए नहीं बल्कि अपनी घुमक्कड़ी के लिए भी जाने जाते थे। बराबर ये घूमते रहते थे, मतलब निरंतर यात्रा करते रहना इनकी जीवन की दिनचर्या थी। और तमाम जगहों की इन्होंने यात्रा की। अब आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि तिब्बत जो उस वक्त स्वतंत्र देश था 1938 में, वहाँ की यात्रा ये की, मतलब एक देश को छोड़कर दूसरे देश तक कितने देशों की इन्होंने यात्रा की, और वहाँ की सभ्यता संस्कृति को देखते, समझते और अपनी सभ्यता संस्कृति के साथ उसका विश्लेषण और विवेचन करते। तो ये जो आपको पाठ लहासा की ओर पढ़ना है, लहासा के बारे में तो स्पष्ट हो गया कि एक जगह का नाम है, और रचनाकार राहुल सांकृत्यायन भी स्पष्ट हो गया। अब ये पाठ आप देखेंगे, अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको लंबा मतलब पाठ है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इसी वीडियो में इस पाठ की समग्र घटना चक्र आपको समझा दिया जाए, सारे घटना चक्र इसमें आपको समझ में आ जाए। संक्षेप में कम से कम शब्दों में मैं पूरे इस पाठ का सारांश, निचोड़
समाहित करने की कोशिश करूंगा, इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। अब हम बढ़ते हैं पाठ की ओर। नेपाल के जिस मार्ग से राहुल लहासा गए वह प्राचीन मुख्य मार्ग था, जिसे सैनिक भी आते जाते थे और व्यापार भी होता था। उसी मार्ग से ये लहासा की ओर गए। मार्ग में तमाम पुराने अवशेष उनको मिले। तिब्बत की यात्रा में यात्रियों को कष्ट तो बहुत सा था, पर कुछ अच्छी बातें भी उन्हें दिखाई दी कि वहाँ पर जाति पात, छुआछूत और पर्दा प्रथा नहीं थी। और यहाँ तक कि उस देश के लोगों का अजनबियों के प्रति व्यवहार भी अच्छा था, रुक्ष व्यवहार नहीं था। और चाय वहाँ काफ़ी लोकप्रिय पेय है तिब्बत में, तो यहाँ तक पर्दा प्रथा नहीं थी। लोग इतने वहाँ मिलनसार थे, सहायता करने वाले थे, ताकि ऐसा लेखक बता रहा है कि आप अपनी मनपसंद की चाय घर की मालकिन से बनवा सकते हैं। आगे फिर इसमें तिब्बत जो जिस यात्रा का, जिस मार्ग का इसमें जिक्र है तिब्बत के बारे में, उस वक्त की जो तत्कालीन व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में काफ़ी जो कठिनाई आती थी यात्रा को करने में, फिर भी जो जाबाज किस्म के यात्री हुआ करते थे, इस विषम परिस्थिति में भी अपनी यात्रा जारी रखते थे, मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ते जाते थे। दो इसमें एक राहुल संकेतन खुद हैं और दूसरा उनके साथ में जो यात्रा कर रहा है जिसका नाम सुमति है, उसका भी इसमें जिक्र है। ऐसी स्थिति थी तिब्बत में, जो डांडे होते थे बहुत खतरनाक होते थे, मतलब दूर दूर तक निर्जनता थी, आबादी का नामो निशान नहीं हुआ करता था, दूर दूर तक बस्ती नहीं होती थी और डाकू भी लूटने की नीयत से निर्जन स्थानों में खून कर देते थे। लेखक और उसका साथी जो है वो चूंकि भिखमंगों के वेश में है, इसलिए उन्हें डाकुओं का डर नहीं था। चूंकि भिखमंगे के वेश में थे और किसी भी डाकू को हठात ऐसा ख्याल दिल में नहीं आएगा कि इनके पास भी कुछ मुद्रा हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, दौलत हो सकती है। अगला पड़ाव जो था वो 16 से 17 मील दूर होने के कारण, जो रास्ते में लोग चलते जाते थे, तो जो अगला पड़ाव था वो 16 से 17 मील की मतलब दूरी पर था। इसे आप ऐसे समझें कि 2 मील का एक कोस होता है और 3 किलोमीटर का एक कोस होता है। तो 16 से 17 मील दूर 16 मील का मतलब हुआ कि 8 कोस, और जिसे इसे हम किलोमीटर में बांटे तो 8 में हम 3 का गुना कर 8 का 24 किलोमीटर, कहने का मतलब जो किलोमीटर आप लोग समझेंगे। तो इसलिए उन्होंने सवारी के लिए घोड़े ले लिए, क्योंकि घोड़े से आवागमन की यात्रा उस वक्त होती थी। एक ओर सफ़ेद बर्फीले पहाड़ थे तो दूसरी ओर वनस्पति विहीन पहाड़ भी थे। एक तरफ बर्फ ही बर्फ थी पहाड़ में, तो दूसरे तरफ के पहाड़ जो थे सो वनस्पतिहीन थे, मतलब निर्जन उजड़े ही एक तरह थे। और पहाड़ के जो सर्वोच्च स्थान था वो भी, वहाँ एक देवता का वास था। वहाँ की जो लोकल रहने वाले थे, जो वहाँ की जाति थी, पूजा करती थी। लेखक का घोड़ा उतरते हुए धीमा चलने लगा। जब नीचे उतरने की बारी आई तो थोड़ा धीमा चलने लगा, इसलिए वह अपने साथी से बिछड़ गया और रास्ता भटक जाने के कारण बहुत देर बाद वो अपने पड़ाव पर पहुंचा। यहाँ काफ़ी रोचकता से इसका जो वर्णन किया गया है, सुमति और राहुल संकेतन खुद लेखक अपने बारे में, इसमें 2 चीज़ें खास करके द्रष्टव्य है, आप ध्यान रखेंगे या इस पर पकड़ रखनी भी पड़ेगी कि जहाँ राहुल संकेतन जो लेखक हैं, इनका व्यक्तित्व घुमक्कड़ी का है, घूमने वाले। इनके अंदर कोई लालच नहीं है, 2 रुपये के आमदनी के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं, बल्कि तमाम जगहों की यात्रा कर कर वहाँ की सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी लेने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। लेकिन जो एक सुमति इनके साथ में था, एक ब्राह्मण, वह अपने जजमानों के प्रति कुछ ज़्यादा आकर्षित था। जाति का ब्राह्मण था, थोड़ा लालची था,
और बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध जैसे आज भी तिब्बत में देखेंगे बौद्ध धर्म का प्राबल्य है, चाइना में भी है। मैंने बौद्ध धर्म में बोध गया, गया से बिहार से जो चला तो दुनिया के तमाम देशों में बौद्ध धर्म गया। जब सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भेजे थे। काफ़ी देशों में बौद्ध धर्म की ध्वजा लहराई, आज भी है। तो आज भी जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, बौद्ध धर्मावलंबी हैं, आज भी बोध गया को सर्वोच्च स्थान के रूप में देखते हैं, क्योंकि उसी बोध गया में उनके जो आराध्य हैं गौतम बुद्ध, उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। इसलिए बोध गया इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति रखता है। बिहार के दूसरे जिले को बाहर में इंटरनेशनल लेवल में लोग जाने या न जाने, लेकिन बोध गया को जरूर जानेंगे, इसलिए कि बोध गया से ही बौद्ध धर्म का जो अभ्युदय हुआ, बौद्ध धर्म अपने उत्कर्ष की ओर चला, तो काफी सम्मान की दृष्टि से लोग बोध गया को देखते हैं। तो लेखक का साथी जो सुमति था वह तिब्बती लामा था। लामा एक संप्रदाय होता है तिब्बत में, जैसे हमारे यहाँ ये पुरोहित वगैरह हैं, आचार्य हैं, कर्मकांड करने वाले लोग हैं, या तमाम मान्यताओं को जो मानने वाले लोग हैं, उसी तरीके से एक लामा संप्रदाय होता है तिब्बत में। वह तिब्बती लामा था लेखक का जो साथी था, जिसका नाम सुमति था। रास्ते में उसके अनेक जजमानों के गांव पड़ते थे और वह क्या करता था कि भेंट स्वरूप बोध गया से लाए गए कपड़े के गंडे भी मारता था। एक लाल कपड़े को फाड़ करके एक गंडा बनाया जाता है, इसे लोग बाजुओं पर गले में पहनते हैं। आज भी माँ के दरबार में चढ़ाए गए कपड़े को लोग गले में, हाथों में पहनते हैं, ये मान करके कि इसमें उनकी पूरी से आस्था माँ के साथ जुड़ी हुई है, माँ उनकी रक्षा करेंगी। कुछ ऐसी ही कद्र बोध गया के प्रति जो तिब्बत है या जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं उन देशों में बोध गया के प्रति। तो सुमति क्या करता था कि लिए हुए वो जो कपड़ा वहाँ का बोध गया था उसको भेंट स्वरूप लोगों को बांटता था और यही करते रहता था। और कभी सुमति के कपड़े गंडे खत्म ही नहीं होते थे। लेखक खुलासा करता है कि सुमति के गंडे इसलिए नहीं खत्म होते थे कि जैसे ही वो लाल कपड़ा खत्म हो जाता था वह दूसरे ही लाल कपड़े को बोध गया का कह करके अपने जजमानों को दे देता था। मतलब इस तरीके की दोहरी नीति को सुमति अपनाता था वो ब्राह्मण, थोड़ा लालच में, ताकि उसे कुछ पैसे की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि बोध गया के नाम पर जजमान उसे काफी भेंट सौंप देते थे, जो कि गलत था। झूठ बोल करके ये कहना कि नहीं ये भी बोध गया का। तो तिगरी में भी वह यही करना चाहता था, लेकिन लेखक ने कहा कि भाई तुम जिस गांव में ठहरते हो उसी गांव में जाओ और दूर दराज तक गंडे वगैरह को बांटो, दूसरे गांव में मत जाओ, नहीं तो इसमें बहुत दिन लग जाएंगे, हम लोगों की यात्रा बीच में रुक जाएगी। लेकिन उसके अंदर लालच काफ़ी था। वो सोचता था या चाहता था कि दूर दूर के गांव में भी चला जाऊं, वहां भी गंडे को बांटूंगा तो मुझे कुछ अच्छी आमदनी हो जाएगी, क्योंकि जजमानी वृत्ति उसकी थी। दूसरे दिन फिर आगे बताता है लेखक कि वो तेज धूप में चल रहे थे। यहाँ एक खासियत है समझने की कि तिब्बत में जो धूप होती है वो एकदम सीधी पड़ती है और कड़ी होती है, लेकिन ये भी विशेषता है कि यदि कपड़े से छाया कर लिया जाता है तिब्बत में तो वो धूप जो है सो काफ़ी ठंडक सी भी मालूम पड़ती है। अब ये तिब्बती क्षेत्र का अपना प्रभाव है, तिब्बती क्षेत्र का प्रभाव है। आपको मैं एक बात बता दूं कि छाता जो था पहले के आपको राज सिंहासन में छत्र मिलता था, छत्र का इतिहास मिलता है। छत्रम ते बारणम के कांचन सावितिष्ठति, दुर्गा सप्तशती में भी मिलता है। लेकिन ह्वेनसांग जब चाइनी भारत में आया तो उसने जो कुछ जंगली कबीले के लोगों को देखा को पत्ते का छाता बनाए हुए थे और छाया किए हुए। ह्वेनसांग ने भी ऐसा ही किया, कुछ लोग उसके ऊपर हंसे, लेकिन उसने फिर ये प्रमाणित किया कि हंसी और अपमान सहकर की हिंद लोक सेवा होती है। तो छाते का अपना अलग इतिहास है, हर देश में अलग अलग प्रक्रिया से ये छाते का काम गुजरता है, चलता है।
और फिर आगे बताता है लेखक कि एक शंकर विहार जगह है जहाँ पर जो खेती के मुखिया भिक्षु थे वो भी इन दोनों से काफ़ी प्रेम से मिलने के लिए गए। और वहाँ एक मंदिर में, जिसको हम लोग कंजूर बोलते हैं, बुद्ध कवच का अनुवाद, मतलब बुद्ध वचन का अनुवाद जो है, उसकी 103 हस्तलिखित पुस्तकें, हाथों से लिखी हुई पुस्तकें, छपी हुई नहीं, पुस्तकें रखी थी। और लेखक चूँकि विद्वान व्यक्ति था और घुमक्कर था, वो जहाँ तहाँ घूम करके हर जगह की सभ्यता संस्कृति को जानना चाहता था, समझना चाहता था, परखना चाहता था और जानकारी हासिल करना चाहता था। इस तो पुस्तकों के पीछे राहुल संकीर्तन पागल थे। उन्होंने जो तमाम देशों की यात्रा की, सब जगह का अध्ययन किया, तो लेखक उन्हीं की तलाश में गया था, इसलिए वहीं पर आसन लगा करके बैठ गया। चूँकि लेखक को की मंजिल तो उसके सामने थी, क्योंकि जिन किताबों की खोज में, जिन ज्ञान की खोज में वो भारत से तिब्बत गया था, वह उसे सामने दिख रही थी, तो वह वहीं पर आसन लगाकर बैठ गया। लेखक के मुताबिक एक एक पुस्तक का वजन 15 किलो से अधिक था। 15 किलो की एक पुस्तक, आप अपनी सबसे किसी मोटी पुस्तक जो आपके घरों में मौजूद हो वजन कर देखेंगे, 5 किलो भी मुश्किल से हो जाए वजन पुस्तक का, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक एक पुस्तक का वजन 15 किलो, 15 किलो कम नहीं हुआ, 15 किलो वजन की पुस्तक को लिखना, वो भी हस्तलिखित में, और संग्रह करके रखना, संजो करके रखना साधारण सी बात नहीं है। 15 किलो का वजन होता है और उतनी मोटी पुस्तकों का निर्माण और साथ साथ उसका संरक्षण साधारण सी बात नहीं है। लेकिन यदि देखा जाए तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने सारे देश हैं वो भारत की तुलना से कहीं ज़्यादा अपनी सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, सजग रहते हैं। वो सीधे तौर पर यदि आप कहेंगे तो बोलेंगे कि नहीं, ये मेरी बात मान्यताओं से जुड़ी है और चूंकि मान्यताएं मानने के लिए होती है, इस पर मुझे आपसे कोई डिस्कस नहीं करनी है। हमारी मान्यताएं हैं, हम लोग इसे मानते हैं, इस पर वो कोई विवाद नहीं करेंगे। भारत ही एक ऐसा देश है जहां आराम से लोग पानी पी पी कर कुतर्कों के भी संचालन करते हैं, बिना मतलब का तर्क करते हैं और अपनी सभ्यता संस्कृति की शिकायत भी करते हैं। ये परिपाटी भारत में थोड़ी मिल सकती है, आप विदेशों में देखेंगे तो वहाँ महसूस करेंगे, कभी जा करके देखेंगे तो, कि अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति वो कितने जागरूक हैं। तो वही आसन लगा करके बैठ गया लेखक। पुस्तकों का वजन 15 किलो से कम नहीं था, और लेकिन अब उन पुस्तकों का अवलोकन करने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए लेखक को समय चाहिए, समय की आवश्यकता थी। इसलिए लेखक ने सुमति से कहा कि आप अपने जजमानों के पास जा सकते हैं, अब मैं कुछ दिन यहाँ रुकूंगा। और अगले दिन वे अपना अपना सामान उठा करके चल दिए। आप जब अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको लंबा ये पाठ लगेगा, लेकिन मैंने इस पाठ को संक्षेप में आपके मस्तिष्क में भरने की कोशिश की, जिसका मुख्य सार यही है कि लेखक राहुल संकीर्तन और सुमति, जो उसका एक साथी है, तिब्बती लामा है, दोनों तिब्बत की यात्रा के लिए चलते हैं। लेखक ने काफ़ी रोचक शैली में तिब्बत यात्रा में आए हुए कष्टों का जिक्र किया है और सुमति का भी चरित्र चित्रण किया है कि वो किस तरीके से अपने काम को अंजाम देता था, कैसे काम करता था। लेकिन चूंकि लेखक को तिब्बत तक की यात्रा करनी थी और साथ में एक सहयोगी की जरूरत थी, कि एक सहयोगी चाहिए ही, इसलिए बीच में लेखक कोई विवाद नहीं करता है, बल्कि थोड़े से दिशा निर्देश अपने मित्र को देता है और दोनों अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। वहां जाकर जब पुस्तकें वो 15 किलो वजनी लेखक को मिल जाती है तो सोचता है अब इसके लिए मुझे समय चाहिए, तो अपने मित्र से कहता है कि आप अपने जजमानों के पास जा सकते हैं, और दोनों अपना अपना सामान उठा करके वहाँ से चल देते हैं। यहीं पर ये पूरा का पूरा पाठ आपको समाप्त हो रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये जरूर कहूँगा कि कम से कम 1 या 2 बार आप लोग अच्छे तरीके से समझते हुए नहीं तो समझने की कोशिश करते हुए पाठ की एक एक लाइन को तरीके से पढ़ेंगे
उसके बाद इस पाठ से संबंधित संपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे।